क्या सोचा फिर तुमने हीर? क्या करना है आगे? कुछ नहीं सोचा आनी, और आप भी सोचना छोड़ दे। हीर ने नाश्ते से भरपूर इंसाफ करते हुए कहा, मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, बस नहीं बनना कोई इंटीरियर डिज़ाइनर। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है मुझे जिसकी वजह से मुझे आपको छोड़ के जाना पड़े। क्यों शादी नहीं करोगी? नहीं, सारी ज़िंदगी ऐसी। अल्लाह ना करे हीर, सोच समझ के बोला करो। कोई भी वक्त वक्त कबूलियत का होता है। खुशबू ने तकरीबन इतनी ज़ोर से ये बात बोली कि पल भर के लिए हीर डर गई, मगर इनके साथ बैठी लाइबा खुशबू का डरना अच्छे से जानती थी। खुशबू ने नाश्ता अधूरा छोड़ा और कमरे में बंद हो गई। हिंद ने मदद तलब नज़रों से लाइबा को देखा, मगर इसने कंधे झुकाकर ये साफ ज़ाहिर कर दिया कि इसकी वो कोई मदद नहीं कर सकती। इतरत, जी मम्मा, बेटा निदा आंटी की कॉल आई थी, वो अगले हफ्ते कराची आ रही हैं। अरे सच मम्मा, काफ़ी टाइम हो गए निदा आंटी से मिले हुए। हाँ ये तो है, मेरी यूनी फ्रेंड है निदा, मगर न जाने खुशबू कहाँ है। जब से यूनी ख़त्म हुई इसने हम दोनों से रब्ता नहीं किया, मगर मैंने भी इस बार सोच लिया इसे ढूंढ के ही रहूँगी, इसके गाँव जाना पड़े भला। जी मम्मा, मुझे भी खुशबू आंटी से मिलने का बड़ा इश्तियाक है, इन्हें खाली तस्वीरों में ही देखा है। निदा इस बार अपने बेटे के साथ आ रही है। बता रही थी निदा एयरफोर्स ज्वाइन कर ली इसके बेटे ने। अच्छा ये बताओ सनम कहाँ है? मम्मा आपको पता है आज हफ्ता है, आपकी सनम आज वो क्लब जाएगी शाज़िया के साथ, जिसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए वो कब से ख्वार हो रही थी। अच्छा अच्छा चलो फिर तो आज इसे देर हो जाएगी। अम्मा मैं ज़रा दादी जान को दवाई दे आऊँ। हाँ बेटा जाओ, मुझे भी एक दो काम है ऑफिस में आके, वो मैं कर लूँ। बाजी सीधी शराफत से दे दो मुझे नोट्स, दिन रात मेहनत करके बनाए हैं प्लीज़। ओहो, और मैंने वो परफ्यूम 1 महीना खुआरी के बाद हासिल किया। हाँ तो बदले में तुमने मेरी मेकअप किट ख़राब तो कर दी ना। मुंजा ने दोबारा इसे पकड़ते हुए कहा। वो बेड पे चढ़ती तो वो बेड से उतरता, वो चढ़ता तो वो उतरती। पिछले आधे घंटे से ये सीन चल रहा था। वो मेकअप किट ख़राब करके मुझे सुकून नहीं मिला। यू नो वॉट, सुकून सुकून। बाजिल ने एक लंबी सांस लेकर कहा। इसी वक्त मुनज़्ज़र ने इसकी शर्ट पकड़कर जैसे ही पकड़ना चाहा, बाजिल जो बेड पे खड़ा था इसका बैलेंस आउट हुआ। इसने गिरने से बचने के लिए हुंजा को थामा, दोनों का बैलेंस आउट हुआ और दोनों एक दूसरे के ऊपर जैसे ही गिरे दोनों के लब आपस में टकरा गए। मुनज़्ज़र बाजिल के ऊपर थी। दोनों के होंठ इतने अचानक एक दूसरे से मिले थे कि दो पल के लिए बाजिल के हार्ट बीट मिस हुई। कुछ ऐसा ही हाल ही हुंजा का था। उन्जा का शर्म से लाल चेहरा बाजिल देखने पर मजबूर हो गया। उन्जा ने उठने की कोशिश करी, बाजिल की नज़र उन्जा के गहरे गले पे पड़ी। बाजिल ने फ़ौरन अपनी निगाह झुका ली। उन्जा जैसे तैसे बाजिल पे से उठी और जितनी स्पीड में बाजिल के कमरे से भाग सकती थी वो भागी, मगर बाजिल इसके चारों शाने चुप्त हो चुके थे। इसके लब धीरे से मुस्कुराए। इसने अपना हाथ दिल पे रख के धीरे से पूछा, सच में? ओ तो आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे छोटे से क्लब में। साइम क्लब में दाखिल हुआ तो क्लब का मालिक जो इसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसको देखते इसकी तरफ बढ़ा। हाँ यार, बस जब से डैड ने बिजनेस ज्वाइन करवाया टाइम ही नहीं मिलता। आज पूरे 2 हफ्ते बाद फ्री हुआ हूँ तो सोचा किसी तितली के परों से ही खेल लूँ। साइम ने आंख मार के अपने दोस्त से कहा। तो दोनों का एक साथ कहकमा गूंजा, मगर तेरे पास तो तितली थी ना, उड़ गई क्या? अरे इसका तो नाम मत ले, खुद तो उड़ी उड़ी साथ में दूसरी भी लेके उड़ी। ओ चल तेरे मेरे शेर, कोई बात नहीं, यहाँ से कोई तितली शिकार कर ले, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। वैसे आई कोई नई तितली, ये सब पुराने बाग की तितलियाँ हैं। साहिब ने एक लंबी निगाह दौड़ाते हुए कहा। आई हैं 2 लड़कियाँ, बहुत खूबसूरत हैं, मगर मगर क्या पूरी बूम है, मजाल नहीं ये कि किसी के इनके साथ फ्लर्ट कर सके। एक दो ने कोशिश की, बाप रे इस लड़के का इतना बुरा हाल किया। इनमें से एक ने कि पूछ मत। साइम ने एक उबरूज का आकर कहा, असल खिलाड़ी से अभी वास्ता नहीं पड़ा ना। मगर साइम ईमानदारी से कहूँ वो दोनों ऐसी हैं भी नहीं जिसे जैसे अक्सर लड़कियां यहाँ आती हैं। दोनों एक दूसरे में ज़्यादा मगन रहती हैं। मैं जो हर 6 महीने बाद डांस कंपटीशन रखता हूँ, दोनों ने इसी में हिस्सा लिया है। ओ कॉमन फैज़ान, यहाँ आने वाली सारी एक जैसी होती हैं। खैर ये बता इनमें से कौन सी है? सामने निगाह डालते हुए फैज़ान से पूछा। जहाँ काफ़ी लड़कियाँ डांस कर रही थी, कोई स्नूकर खेल रही थी, कोई बार में बैठी हुई थी। अभी तक नहीं आई है वो, बस आने वाली होंगी, 9 बजे तक आ जाती है। साइम ने अपनी ड्रिंक को मुंह लगाते हुए कहा। चलो देखते हैं ऐसी कौन सी तितली है जो शिकारी के जाल में नहीं फंसती। लो आ गई। फिजान के कहने पर साइम ने एक सरसरी निगाह डाली।
ब्लैक टाइट पैंट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक जैकेट पहने, लंबे बालों को नीचे से हल्का हल्का कर्ल के सनम गेट से अंदर आई। शानज़ी भी इन्हीं कपड़ों में थी, मगर साइम की निगाह सनम पर थी। दोनों एक साथ चलती हुई फैजान तक आई। साइम पे कोई लड़की निगाह न डाले, ऐसा आज तक नहीं हुआ था, मगर सनम ऐसा कर चुकी थी। इसने बिना साइम की तरफ देखे फैजान से सलाम दुआ की और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई। साइम ने एक नज़र फैजान को देखा और कहा, नॉट बैड। शाहजहां इतरत के बारे में क्या सोचा है? यूं ही ख़त्म किए से 3 साल हो गए हैं। दानिजान का इशारा जिस तरफ था शाहजहां अच्छे से जानती थी। जानती हूँ अम्मी, बस देख रही हूँ कोई मुनासिब रिश्ता अब चलती, इंशाल्लाह इसकी शादी कर दूंगी। अजहर की कॉल आई थी मेरे पास। अजहर के नाम पे शाहजहां बेगम की धड़ल्ले हुई थी, मगर अब शाहजहां बेगम का दिल वीरान हो चुका था। कोई ऐसा जज्बात बाकी नहीं रहते अजहर साहब के लिए। बता रहा था कि 3-4 महीने में मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों का भी पूछ रहा था, ख़ासकर सनम का। सनम के नाम पे शाहजहाँ बेगम के लब तंजिया मुस्कुराए। उन्होंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। आपका बेटा है अम्मी, मैंने आपको कभी मना नहीं किया इनसे बात करने को, ये इनसे या इनसे मिलने जाने को, मगर मेरी बेटियों का जिक्र वो शख्स ना करे तो बेहतर होगा। शाहजहाँ औलाद नरीना की ख्वाहिश करना गुनाह नहीं। पिछले 22 सालों से तुम इसे सज़ा दे रही हो, दूसरी शादी की, जबकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। बिल्कुल नबी इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, मगर वो किसी बेवा का हाथ थामते, तलाक याफ्ता का हाथ थामते, या फिर जो मजबूर होती इसका हाथ थामते। मुझे अफसोस नहीं होता अम्मी, मैं खुद इनकी दूसरी शादी करवाती। जब मर्दों को दूसरी शादी करनी होती है तो इन्हें ये याद आ जाता है कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की है, मगर ये याद नहीं आता कि उन्होंने बेवा, तलाक याफ्ता औरतों पे ज़ोर दिया है जो मजबूर हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी इसलिए शादी नहीं की कि इन्हें बेटा चाहिए था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं था, 4 माशाल्लाह बेटियां थीं। अम्मी, शायद आप भूल रही हैं कि औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नहीं। जिस बंदे से अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है इसे बेटी देता है, फिर ज़्यादा खुश होता है दोबारा बेटी देता है। मगर अफ़सोस अम्मी, आपका बेटा ये बदनसीब है कि जिसको अल्लाह ने बेटियां तो दी, मगर उन्होंने कदर नहीं की। बेशक अल्लाह ने औरत को बहुत हौसला और हिम्मत दी है, मगर अम्मी कहीं जगह औरत बहुत कमज़ोर हो जाती है, ख़ासकर जब जब इसका शौहर इसकी मोहब्बत में शिरक करे। ये बोल के शाहजहाँ बेगम दादी जान को लाजवाब कर चुकी थी। यार 3 महीने रह गए यूनिट ख़त्म होने में, क्या करेंगे हम फिर? शाहज़े ने रजिस्टर में से गोल गोल दायरे बनाते हुए कहा, आप क्या करेंगे? वर्ल्ड डांस चैम्पियन 6 महीने बाद जो होने वाली वो जीतेंगे। हाँ यार, इंशाल्लाह। मगर मुझे लगता है मम्मा पापा मेरी शादी का सोच रहे हैं। कल मैंने मम्मा पापा को बात करते हुए सुना था कि वो बहुत जल्द पप्पो से बात करेंगे मंगनी वगैरह के बारे में। शानजे के चेहरे पे अलग ही खुशी थी ये बात करते हुए। हाय हाय, मेरी जान का मुस्कुराना तो देखो। मैं बहुत खुश हूँ शानजे। तू जिसको चाहती है वही तेरा महरम बन रहा है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। सनम, तू क्या अरेंज मैरिज करेगी? यार अभी तक तो शादी का सोचा नहीं, फिर भी जिससे मम्मा कहेगी कर लूँगी शादी। तुझे पता है ना, अपनी लाइफ में कोई हीरो तो है नहीं, ना ही मोहब्बत का कोई चक्कर है। हाय सनम, नाम तेरा बिल्कुल आशिकी माशूकी वाला, और शादी तू अरेंज करेगी? जा बच्चा। शानज़े बीबी, वो तुझे दुआ देती कि तुझे भी इश्क हो, अल्लाह करे जिससे हो वो भी तुझसे इश्क लाजवाल करे। शुक्रिया बाजी जी। सनम ने शानज़े के सामने गर्दन झुका कर कहा। दोनों दोस्तें एकदम खिलखिला कर हंस पड़ी। दूर खड़ा आने वाला वक्त इन दोनों दोस्तों पे सिर्फ तंजिया मुस्कुरा सका। बाबर, अगले हफ्ते निदा आ रही है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, काफ़ी टाइम हो गया है साली साहिबा से मुलाकात नहीं हुई। मिलाज को भी साथ ला रही हूँ इस बार, पक्का इरादा इनका मिलाज की शादी का। अच्छी बात है, अब तो वो एयरफोर्स में भी ज्वाइन कर चुका है। बाबर, मैं सोच रही हूँ अब बाजिल भी माशाल्लाह पढ़ाई ख़त्म कर चुका है, बहुत जल्द आपका ऑफिस ज्वाइन करने वाला है। हुज्जा का भी MBBS कंप्लीट होने वाला है, तो क्या मैं बात करूँ हाजिरा भाभी से बाजिल और हुज्जा की? मैं बाजिल के लिए लड़की देख चुका हूँ, मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी। अच्छा हुआ तुमने पहले ये बात मुझसे कर ली। भाभी से करती तो फिर इनको और फ़हीम को बुरा लगता जब इन्हें मना करता। मगर क्या बुराई है बाबर हुज्जा में? मैंने कब कहा वो बुरी है? मेरा खून है, मेरी भतीजी है, मगर मैं अपने दोस्त को ज़बान दे चुका हूँ। अब लाइट ऑफ कर दो।
नफीसा बेगम ने दोनों के दरमियान अनजानी सही मोहब्बत पनपती हुई देख चुकी थी। इनकी खुद की भी ख्वाहिश थी हुंजा को अपनी बहू बनाने की, मगर बाबर ने कभी अपने आगे किसी की नहीं चलने दी थी। या अल्लाह बाबर का ये फैसला इस घर की बुनियाद ना हिला दे। नफीसा के दिल से निकली दुआ कबूल हुई कि नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताता। हुंजा को पढ़ते पढ़ते पानी की प्यास लगी तो वो किचन में पहुंची। फ्रिज खोलते इसकी भूख भी चमक उठी। चॉकलेट का केक देखकर अभी इसने केक से इंसाफ कर हई तक बादल किचन में आ गया। बैट वाले वाक़ये के बाद से हुंजा इससे चुपती फिर रही थी। खाना खा के फ़ौरन कमरे में बंद हो जाती और ये बादल को ये कह के बहला रही थी कि पढ़ रही है। हुंजा ने एक नज़र बादल को देखकर इस्माइल पास की और तेज़ी से किचन से जाने लगी, मगर अफसोस इसकी कलाई बादल के हाथ आ चुकी थी। बादल ने इसको अपनी तरफ खींचा। हुंजा का सर बादल के सीने से जा टकराया। बादल क्या कर रहे हो? यार लग गई मेरे सर पर। हुंजा ने अपना सर चलाते हुए कहा, मगर इसकी निगाहें नीचे थी। ऊपर देखो हुंजा मेरी तरफ। बादल के हाथ अब हुंजा की कमर पर थे। हुंजा की हार्ट बीट तेज होने लगी। बादल प्लीज लीव मी, मुझे पढ़ना है। हुंजा ने अभी भी बादल की तरफ नहीं देखा। पहले मेरी तरफ देखो फिर जाने दूंगा। बादल की बात में हुंजा ने निगाह उठा के बादल को देखा। इसकी आंखें एक अलग अंदाज में चमक रही थी। लबों की मुस्कुराहट हुंजा को कोई और पैगाम दे रही थी। मुझसे भाग क्यों रही हो? और 2 दिनों से मैं कब भाग रही हूँ? मैं तो पढ़ने में मसरूफ थी। हुसैन ने बहुत कोशिश की कि हिम्मत से बाजिल की बात का जवाब दे, मगर इसकी ज़बान की लड़खड़ाहट ने बाजिल की हिम्मत को और शह दी। हुंजा बाजिल के लहजे की मिठास एक बार फिर हुंजा को निगाह झुकाने पे मजबूर कर गया। हुंजा आई लव यू। बाजिल की बात पे हुंजा की आंखें हैरत से खुल गईं। बाजिल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, कब कैसे किस वक्त मोहब्बत ने मेरे दिल पे दस्तक दी? हुंजा मैं नहीं जानता। जान तो तुम पहले थी, अब धड़कन भी बन चुकी हो। ये दोस्ती का रिश्ता कब नहीं चला हुंजा? मैं तुमसे अभी इसी वक्त जवाब नहीं मांग रहा। ज़रूरी नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ तो तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। अगर इनकार भी कर दोगी तब भी हम अच्छे दोस्त थे और रहेंगे। ये बोल के बादल ने हुंजा को आज़ाद किया, मगर इस बार हुंजा भागी नहीं बल्कि गौर गौर से बादल को देखने लगी। बादल ने झुक के इसके गाल पे अपने लब रखे और कहा, अब जाओ। हुंजा ने अपना एक हाथ इसके गाल पे रखा जहाँ अभी अपने गाल पे रखा जहाँ अभी बादल के लब थे और उल्टे कदम उठाती हुई किचन से बाहर चली गई। बादल भी मुस्कुराता हुआ किचन से निकल गया, मगर किचन के बाहर खड़ी नफीसा बेगम के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या बात है शानजी, काफ़ी चुप चुप हो? सनम जो आखिरी क्लास अटेंड कर कर आई थी यूनी के लॉन में चुपचाप बैठी शानजी से हजम नहीं हो रही थी। क्या हुआ शानजी, क्यों उदास है बता? यार जब से मुराद की जॉब लगी है बदल सा गया है। अब सबके पप्पो ने मेरी एग्ज़ाम्स के बाद की तारीख रखी है शादी की, तब भी इसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है। ओह शानजी यार क्या उल्टा सीधा सोची जा रही है? इसकी जॉब तो देख कितनी टफ है, इतनी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉयर है यार, बिजी होगा। शायद तू भूल रही है तुझसे मोहब्बत करता है यार, कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच पागल। अब तो 2 महीने बाद एक हो जाओगे तुम दोनों, फजूल में तू टेंशन ले रही है। सनम इसको समझा रही थी, मगर शांति के दिमाग में सुबह का मंजर घूम रहा था जब पप्पो की शादी की डेट फिक्स करने पर मुराद के चेहरे का जाविया एकदम बदला और इसने नाश्ते से हाथ खींच लिया। अच्छा ये बता आज कितने बजे लेने आऊँ क्लब के लिए? सनम के पूछने पे शांति ने एक लंबी सांस ली और कहा, तू अकेली चली जा यार, आज मेरा मूड नहीं, तबीयत भी ख़राब लग रही है मुझे अपनी। अच्छा चल कोई बात नहीं, आ जा, चल तुझे घर छोड़ दूँ वहाँ। बेटा निशा आ रही है, 3-4 महीनों में पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है हमेशा के लिए। हाँ माँ अजहर भाई से बात हुई थी, मेरी इरादा तो इनका यही कराची में रहने का है, मगर एक बार वो आ जाए मैंने मशवरा दूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि यहीं रुक जाए। इस घर में इतना बड़ा घर है, खाली खाली रहता है, थोड़ा आपका दिल भी लग जाएगा। हाँ बेटा ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है, पर क्या अजहर मानेगा? देख लेते हैं माँ बात करके। सारी पैकिंग हो गई है आपकी? बिलास ने नीता बेगम के कमरे में आके कहा। हाँ बेटा कब निकलना है? बस आधे घंटे में निकलते हैं, इंशाल्लाह कल शाम तक पहुंच जाएंगे कराची। बिलास ने फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कहा। हाँ मैं आपा को इन्फॉर्म कर दूँ? नहीं रहने दे, मैंने बादल को टेक्स्ट कर दिया, आ जाएगा वो एयरपोर्ट लेने। अच्छा चलो फिर। नीता बेगम निकलने लगी जब इन्हें कुछ याद आया। बिलाज जी पक्का करोगे ना शादी इस बार? नीता बेगम की बात पर वहाज मुस्कुराया और कहा, हाँ अम्मा, हाँ माँ, इस बार इनकार नहीं, पक्का आप चलें। हुज्जा आज अपना आखिरी पेपर देकर आई थी, बहुत खुश थी क्योंकि अब वो रिजल्ट आने के बाद अपनी हाउस ऑफ करेगी।
ابھی بھی نہا کے نکلی تھی کہ اس کے نمبر پہ باسل کی کال آنے لگی۔ ہاں ہیلو، فریش ہو گئی؟ ہاں ابھی کوئی کام تھا؟ تمہاری الماری میں ایک پیکٹ رکھا ہے، کھولو، 5 منٹ بعد میں کال کرتا ہوں۔ باسل کے فون رکھتے حنزہ نے اپنی الماری کھولی تو سامنے ایک گفٹ باکس رکھا تھا۔ باسل کی دوبارہ کال اٹھانے پہ باسل نے صرف اتنا کہا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ حنزہ نے گفٹ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کارڈ تھا۔ حنزہ نے کارڈ پڑھنا شروع کیا، اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تو حنزہ، تو یہ ڈریس پہن کے نیچے آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں اپنی کار میں، پیچھے کے دروازے آنا۔ حنزہ نے کارڈ نیچے رکھ کے ڈریس دیکھا، ایک خوبصورت سی وائٹ کلر کی انارکلی فراک تھی جس پہ خوبصورت سی گولڈن کڑھائی ہوئی تھی۔ حنزہ نے اپنے دل کو ٹٹولا، وہ کوئی بھی فیصلہ جذبات کی رو میں بہہ کر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باسل کے نام کی صدائیں اس کے دل کے چاروں طرف گونج رہی تھی، مگر ابھی بھی حنزہ کا دل پر بچپن تھا۔ اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ باسل اور اس کے درمیان کچھ غلط ہونے والا ہے۔ حنزہ ڈریس اٹھا کے چینج کرنے چلی گئی۔ وائٹ فراک میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میچنگ کی چوڑیاں، بالیاں اور کھوسے پہن کے وہ پیچھے کے دروازے سے نکلی تو باسل سامنے وائٹ کاٹن کے سوٹ میں اپنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حنزہ کو سامنے سے آتا دیکھ کر باسل ایک دم ساکن رہ گیا۔ اسے یہ نہیں یاد اسے کبھی حنزہ اتنی حسین لگی۔ ادھر حنزہ کا نگاہ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، شرمائی شرمائی تھی وہ باسل تک پہنچی۔ باسل نے 2 منٹ تک مبہوت ہو کے اسے دیکھتا رہا۔ حنزہ کی دل کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے بادل کی طرف دیکھا، بہت محال ہو رہا تھا۔ اگر مجھے اسی ہی گھور کر کنفیوز کرنا ہے تو میں جا رہی ہوں۔ یہ بول کے حنزہ مڑنے لگی تو بادل نے اس کی کلائی تھام کر کہا، ارے ارے میری شیرنی، جانا نہیں پلیز۔ یہ بول کے بادل نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ صنم آج ڈانس فلور پر نہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کے جوس پی رہی تھی اور مسلسل کسی کی نگاہوں میں تھی۔ شاہزادے نے آج آنے سے معذرت کر لی تھی، اس کا دل اس کا بھی نہیں تھا آنے کا، مگر گھر میں بیٹھ کر وہ بور ہو جاتی۔ شاہجہاں بیگم عطرت اور دادی جان شاہجہاں بیگم کے دوست کے پوتے کی عقیقے میں گئے تھے۔ صنم کو بھی انہوں نے چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ہیلو جانے من، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ 2 3 لڑکوں نے صنم کی ٹیبل پہ آ کے ہوٹنگ شروع کر دی۔ کلب میں اتنا شور، اتنا رش تھا کہ صنم کی طرف وہاں موجود کسی کا دھیان نہیں کیا۔ نشے میں موجود ان لڑکوں کو دیکھ کے صنم کی بھی ہوائیاں اڑنے لگی، کیونکہ شانزے کے ساتھ ہوتی تھی تو ایک سہارا ہوتا تھا۔ ارے یار او، ہم اس حسینہ کو ذرا کمپنی دے دیں۔ یہ بول کے ان تینوں لڑکوں نے صنم کو قابو کیا۔ صنم نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی چیخی، مگر میوزک اتنا لاؤڈ تھا کہ صنم کی آوازیں کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے جیسے صنم کی جیکٹ کی طرح ہاتھ بڑھایا، ایک دم کسی نے اس لڑکے کے ہاتھ وہیں سے پکڑ کے اسے گھمایا، ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پہ مارا۔ دیکھتے دیکھتے سائم ان تینوں لڑکوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ وہ تین تھے، سائم ایک جتنا ان سے لڑ سکتا تھا لڑا، مگر اچانک فیضان نے آ کے بیچ بچاؤ کروایا۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ سائم نے فیضان کو اپنے آپ سے چھڑوایا اور غصے میں کہا، یہ کس قسم کے لڑکوں کو تم نے اپنے کلب میں انٹری دی ہے؟ کلب کے گارڈ نے تینوں لڑکوں کو کلب سے باہر بھی پھینکا۔ جب اچانک سائم نہری سہمی صنم کی طرف بڑھا، تم ٹھیک ہو؟ صنم نے ایک نظر سائم کو دیکھا جس کے ہونٹ کے سائڈ میں سے خون نکل رہا تھا، ماتھے سے بھی ہلکا سا بلڈ نکل رہا تھا۔ سائم نے سوال پہ صنم نے ہاں میں گردن ہلائی، گاڑی لائی ہو آپ ساتھ اپنے؟ سائم کے سوال پہ ایک بار پھر صنم نے ہاں میں گردن ہلائی، آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ صنم اس واقعے سے کافی ڈر گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ کلب میں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سائم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اپنی کار کے پاس پہنچ کے صنم نے جیسے سائم سے کچھ کہنا چاہا، سائم نے اس سے چابی مانگی، میں چلی جاؤں گی۔ سائم کے کہنے پہ سائم نے اپنی آستین فولڈ کی جو شاید پھٹ گئی تھی، مجھے پتہ ہے آپ خود ڈرائیو کر کے جا سکتے ہو، مگر فی الحال آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ اکیلے جا سکیں، لائیے چابی دے دیں۔ صنم نے کافی ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چابی دی۔ سائم گاڑی کا گیٹ کھول کے جیسے اندر بیٹھا، ڈیوا پرفیوم کی مہک اس کے ناک سے ٹکرائی اور اس نے دل ہی دل میں صنم کی چوائس کی داد دی۔ صنم کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی سائم نے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ صنم نے سائم کے سوال پہ اسے ایک نظر سے دیکھا اور کہا، صنم، او نائس نیم، میں سائم وہاج گروپ آف انڈسٹری کا CEO۔ سائم نے یہ کہہ کے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تو صنم نے گردن جھکا کے دھیرے سے کہا،
मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। हो ओहो! सनम की बातें साइम ने अपने होंठ पूरे गोल करके कहा, वैसे आज अगर आपकी पार्टनर नहीं आई थी तो आपको नहीं आना चाहिए था क्लब में। क्लब कितना ही हाई-फाई हो मगर इसका माहौल अच्छा नहीं होता। अगर आ भी गई थी तो आपको जल्दी चली जाती। वो असल में मैं इस क्लब में बस डांस कॉम्पिटिशन जीतने के लिए आई हूँ। मैं जल्दी चली जाती मगर घर में मम्मा, आप ही और दादी जान थे। नहीं तो अकेले रहने से खौफ आता है मुझे, इसलिए बस टाइम गुजार रही थी। तो पापा तो होंगे ना घर पे, घर पे वो नहीं बोलते आपको कुछ? पापा लफ्ज़ में सनम की आंखें एकदम भीगने लगी। आंखों के नम गोशे में इसने बहुत महारत से साफ किए मगर फिर भी इसका ये अमल साइम की निगाहों में आ चुका था। लगता है मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। साइम के बोलने पे सनम ने निगाह उठा के उसे देखा। काली गहरी सी आंखें जिन्हें देख के साइम पल भर के लिए बहुत रह गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पापा हमारे साथ नहीं रहते, इन्हें आप ही के बाद बेटा चाहिए था और हो गई मैं दोबारा। मम्मा इन्हें औलाद की खुशियाँ दे नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने हमें और मामा को छोड़ के दूसरी शादी कर ली बेटे के लिए। आई एम सो सॉरी सनम, आपको हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से राइट मोड़ के बस सामने मेरा घर है। साइम ने गाड़ी रोकी, उतर के सनम को इसकी चाबी वापस करके कहा, अपना ध्यान रखिएगा। साइम के कहने पे साइम ने दम निगाह उठा के उसे देखा और कहा, आप कैसे जाएंगे? ऐसे ये बोल के साइम ने सनम के पीछे इशारा किया जहाँ साइम का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ चुका था। साइम ने एक नज़र भर के सनम को देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। साइम के जाते ही सनम भी घर के अंदर दाखिल हो गई मगर पलट के साइम को देखना नहीं भूली। हुज़ा खामोशी से गर्दन झुका के बैठी थी और बादल को उसकी खामोशी चुप रही थी। हुज़ा, हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा शायद तुम ज़बान घर छोड़कर आई हो। बादल ने मुस्कुरा कर कहा था। हुज़ा भी मुस्कुराने लगी। ऐसी बात नहीं है, हुज़ा ने बहुत हल्के से कहा। एक मिनट हुज़ा, हुज़ा, ये क्या क्या हुज़ा ने एकदम कहा, यही कि तुम मुझसे शर्मा रही हो? तुम्हारे गाल ये जो रेड हो रहे शर्माने से हो रहे हैं? बादल की बात सुनकर हुज़्ज़ा और ज़्यादा ब्लश करने लगी और अपने नर्वस को छुपाने के लिए बादल के हाथ में मारने लगी। तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो बादल, मगर हो तो तुम्हारा दीवाना ना। ये बोल के बादल ने एक हाथ से स्ट्रिंग संभाला और दूसरे हाथ हुज़्ज़ा की गर्दन पर डाल के इसे खुद से करीब किया। हुज़्ज़ा के माथे पे अपने लब रखे बादल ने कहा, हुज़्ज़ा, इश्क मोहब्बत दोनों हो चुका है तुमसे, सांस की तरह। तुम बादल के इतनी शिद्दत वाले अंदाज बयान पे हुज़्ज़ा इसके सीने से सर टिका गई। बादल के दिल की धड़कन हुज़्ज़ा के अंदर एक सरसारी पैदा कर रही थी। तो आंसू हुज़्ज़ा के आँख से बह निकले और उसने बादल के दिल के मुकाम पे अपने लब रखे। हुज़्ज़ा की इस हरकत पे बादल अंदर से निहाल हो गया। उसने दोबारा हुज़्ज़ा के माथे पे अपने लब रखे। हुज़्ज़ा इससे धीरे से अलग हुई और बादल की तरफ देखने से कतराने लगी। गाड़ी एक खूबसूरत से हट के पास जाके रुकी। हुज़्ज़ा एक नज़र हट को देखा, फिर बादल को, हाँ, अंदर सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, चलो। सनम, तुझे शुक्रिया अदा करना था ना साहिब का। यार, याद ही नहीं रहा, अब क्लब जाऊँगी तो खुसूसी कर दूँगी। तू बता, मुराद के क्या हाल चाल है? कभी बात कर लेता है और कभी पास से भी गुजर कर ऐसा बिहेव करता है जैसे जानता नहीं। तू क्यों नेगेटिव सोच रही है शाज़ी? अच्छा अच्छा सोच, तू इसकी बचपन की मोहब्बत है, अच्छा अच्छा ही सोच रही हो। गुड गर्ल। वैसे एक बात तो बता सनम, देखने में कैसा है साहिब? मैंने गौर से नहीं देखा। ओहो! शाज़ी ने इतना लंबा ओह किया जिसमें सनम ने दाँत पीस कर कहा, शाज़ी बीबी, अपने दिमाग ज़रा कम चलाया करो और सो जाओ। सुबह तुमने अपनी मूछें भी साफ़ करवानी है। ये बोल के सनम ने कॉल कट कर दी। इधर शाज़ी सिर्फ अफ़सोस ही कर सकी सनम की बात पे इसे जवाब न देने पे, क्योंकि इसे पता था अब सनम मोबाइल बंद कर चुकी होगी। सनम ने आंखें बंद करी तो साइम का चेहरा छन करके इसके सामने आया। सनम झटके से उठ बैठी। नींद अब इसकी आंखों से उड़ चुकी थी।